हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में राजभाषा पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, राजभाषा का संबंध भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में है। मेरे साथियों, भारत का राजभाषा हिंदी है, जबकि भारत का राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। मेरे साथियों, राजभाषा का अर्थ क्या होता है, आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। तो मेरे साथियों, कहा जाता है किसी राज्य अथवा सरकार की कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाता है। तो आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तत्पश्चात जो आपके राजभाषा से संबंधित जो भी यूपी टेट में प्रश्न बन सकता है, जहां से भी प्रश्न बन सकता है, जिस अनुच्छेद से बन सकता है, उन सभी अनुच्छेदों को पढ़ने का कार्य करेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है, तो आइए पहले राजभाषा का अर्थ क्या होता है यह जान लें। तो एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिएगा और पहला पॉइंट है यह, लिखिएगा राजभाषा का अर्थ। राजभाषा का अर्थ। मेरे साथियों, अब लिखने जा रहे हैं तो आप सेटिंग से जाके थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लिया करिए, ठीक है ना। क्योंकि आप वाइट बोर्ड पे जैसे मैं लिखता हूँ ना मेरे साथियों, थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत होती है और आपको बोरियत महसूस ना हो, तो आप सेटिंग से जाके थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लिया करिए, ठीक है। तो आइए अब लिखते हैं। मेरे साथियों, लिखिएगा किसी किसी राज्य किसी राज्य अथवा किसी राज्य अथवा सरकार की किसी राज्य अथवा सरकार की कामकाज की भाषा कामकाज की भाषा किसी राज्य अथवा सरकार की कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाता है। राजभाषा कहलाता है कहलाता है। तो अब कोई पूछे कि राजभाषा क्या होता है, तो क्या बताएंगे। बताना आपको यह है कि किसी राज्य, ठीक है ना, कोई भी राज्य हो तो किसी राज्य अथवा सरकार की कामकाज की भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और भारत का राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। मेरे साथियों, हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सर्वप्रथम किसने किया था, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो मेरे साथियों, हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सर्वप्रथम गोपाल स्वामी अयंगर ने 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में किया और जिस दिन किया इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और आपका 14 सितंबर 1949 से भारत का राजभाषा हिंदी बन गया। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट आपका दूसरा, लिखिएगा हिंदी को राजभाषा, कौन सी भाषा, राजभाषा बनाने की मांग, हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग सर्वप्रथम गोपाल स्वामी अयंगर, इनका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। गोपाल स्वामी अयंगर ने 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में की। इनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया, लिख लीजिएगा, इनकी मांग या प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया
लिया गया और हिंदी को और हिंदी को और हिंदी को राजभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में मान्यता दे दिया गया, मान्यता दे दिया गया। ठीक है, तो मेरे साथियों जो आपका सेकेंड पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में कैसे पूछा जा सकता है, तो आइए देख लेते हैं। पहले तो यह पूछेगा कि यह बताइए भाई साहब कि हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग किसने किया था सर्वप्रथम। तो क्या बताएंगे मेरे भैया, सर्वप्रथम आयोग जी जो आप पेपर मेरा ले रहे हैं, सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने की मांग किसने किया था, गोपाल स्वामी अयंगर जी ने किया था। और कब किया था यह डेट याद रख लीजिएगा, तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था। तो क्या याद रखेंगे, 14 सितंबर 1949 को गोपाल स्वामी अयंगर ने हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग की थी। क्या इनकी मांग स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया, तो स्वीकार कर लिया गया और हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दिया गया। ठीक है ना, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दिया गया। तो मेरे साथियों यदि आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि यह बताइए कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया होगा, तो क्या बताएंगे, 14 सितंबर 1949 को। पहली बार कब मनाया गया, 14 सितंबर 1949 को मनाया गया, जो बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। हिंदी दिवस मेरे साथियों 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन पहली बार यह 1953 में मनाया गया, आपका 1949 में नहीं मनाया गया। और इसकी मांग आपका राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा के द्वारा किया गया। तो आइए लिख लेते हैं, कभी यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा ऐसे, आप छोटा सा हेडिंग बना लीजिएगा, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। ठीक है, अब लिखिएगा, लिखिएगा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस मनाने की मांग, मनाने की मांग, मांग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम राष्ट्रीय, लिखिएगा राष्ट्रीय हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति, प्रचार समिति वर्धा द्वारा, वर्धा द्वारा किया गया, किया गया, किया गया। और इनकी मांग और इनकी मांग 1953 में, कब, 1953 में स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, लिया गया। और पहली बार, पहली बार हिंदी दिवस, पहली बार हिंदी दिवस, दिवस 14 सितंबर 1953, कब, 14 सितंबर 1953 को मनाया गया, मनाया गया। तो मेरे साथियों तीसरा जो पॉइंट है इसमें क्या याद आपको रखना है, तो आइए बात कर लेते हैं। पहला तो सबसे सरल प्रश्न है आपके लिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे, 14 सितंबर। ठीक है,
और हिंदी दिवस मनाने की मांग प्रत्येक 14 सितंबर को किसने किया था? तो यह एक समिति है जिसका नाम है राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा, ठीक है ना, यह पूरा नाम इसका याद कर लीजिएगा, ने की थी, ठीक है। और यह मांग कब की थी? तो 1953 में की थी और 53 में ही इसके मांग को स्वीकार कर लिया गया और पहली बार आपका जो हिंदी दिवस है, ठीक है ना, पहली बार जो आपका हिंदी दिवस है वह कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया, ठीक है। तो मेरे साथियों यह कुछ आपसे आपके राजभाषा से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। अब चलते हैं अनुच्छेद की तरफ, लेकिन इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा आइए देख लेते हैं कि राजभाषा से संबंधित भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यह हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा कि हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो यूपी टेट का हम पेपर देंगे, कभी भी राजभाषा से प्रश्न पूछे तो गलत न हो, तो क्या क्या पढ़ना है आइए देख लेते हैं, ठीक है। मेरे साथियों आपका 8वीं अनुसूची राजभाषा से संबंधित है, यह पढ़ चुके हैं आप, अनुसूची जाके देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 120 और 210 यह आपका मेरे साथियों पढ़ना है और बहुत इजी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका जो 343 से और 351 तक जो आपका अनुच्छेद है राजभाषा से संबंधित यहाँ पे लिखे हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें अनुच्छेद 120 और 210 को पढ़ना है और 343 से लेकर 351 तक पढ़ना है। प्रत्येक अनुच्छेद आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ आपके अनुच्छेद बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। तो बता दूंगा कि यह प्रश्न पूछा गया है, इस अनुच्छेद को आप याद मत करिएगा, यहाँ से प्रश्न नहीं बना है तो उसको याद मत करिएगा, बस लिख लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट देंगे और यूपी टेट में जीएस आपके तैयार रहे तो सुपर टेट में आपका बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं। सर्वप्रथम लिखेगा अनुच्छेद 120। मेरे साथियों इसमें क्या है? इसमें है संसद की भाषा, संसद की भाषा, संसद की भाषा। यदि आप अनुच्छेद 120 को समझ गए ना तो आप 210 को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है ना। आप अनुच्छेद 120 को समझ जाएंगे तो अनुच्छेद 210 ऑटोमेटिक आपके जहन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, तो अनुच्छेद 120 में है संसद की भाषा। मेरे साथियों इसमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला, संसद की जब बैठक होगी तो सभी सांसद अपना विचार हिंदी में प्रस्तुत करेंगे या हिंदी में रखेंगे अपना विचार, पहला पॉइंट बन जाएगा इसमें। दूसरा पॉइंट, कहा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष या जो आपका राज्यसभा में सभापति होता है, ठीक है, यदि वह चाहता है तो किसी भी कैंडिडेट को कह सकता है कि आप अपने मातृभाषा में बोल लीजिए, छूट दे सकता है। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मेरे साथियों, 1950 से लेकर 1965 तक यानी 15 साल तक अंग्रेजी बोलने की छूट दी गई थी, अब नहीं है लेकिन पहले दी गई थी। तो कई बार पीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कितने वर्षों तक अंग्रेजी बोलने की छूट दी गई थी? तो कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक अंग्रेजी बोलने की छूट दी गई थी। और यही तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और जब इसको लिख लेंगे तो जहाँ पे संसद है वहीं पे आप क्या लगा लेंगे? राज्य विधानमंडल, यानी राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य अपना वक्तव्य किस भाषा में रखेंगे? तो हिंदी में रखेंगे। या आपके जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं या विधानमंडल के जो सभापति होते हैं, यह चाहते हैं तो किसी भी आपके सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की छूट दे सकते हैं। और यहाँ पे भी मेरे साथियों राज्य विधानमंडल में भी आपका 1950 से लेकर 1965 तक अंग्रेजी बोलने की छूट दी गई थी। तो 110 में केंद्र, 120 में केंद्र के लिए है जबकि 210 में राज्य के लिए है, ठीक है। तो एक प्रावधान जान लीजिए, एक वहीं पे आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। पहले इसको लिखवा देते हैं तो फिर बता देते हैं कैसे आपको लिखना है। तो लिखिएगा इसमें 3 पॉइंट, ठीक है, लिखिएगा। संसद के सदस्य सभी बैठक में, सभी या ऐसे लिख लीजिएगा, सॉरी, संसद के सदस्य संसद के सभी बैठक में, संसद के सभी
बैठक में अपना विचार हिंदी में रखेगा, अपना विचार हिंदी में रखेगा। एक तो यह पॉइंट। दूसरा लिखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति किसी भी सांसद को भाषा में बोलने की छूट दे सकता है। मातृभाषा मतलब समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब यह है कि जो आप अपनी मम्मी से भाषा सुने हैं और उसको ग्रहण किए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मातृभाषा। जैसे हम लोग की मम्मी कहाँ की हैं? बलिया साइड की हैं, तो हम लोग के साइड में क्या बोला जाएगा? भोजपुरी बोला जाता है। खैलू ह ना, खैलू ह का, खा ले रहुआ, ऐसे बोला जाता है प्यार से। बहुत मिठास है आपकी भोजपुरी में। तो यदि कोई मान लीजिए बलिया का कैंडिडेट है और सांसद है, ठीक है, और आ गया आपके संसद में, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में, यदि वहाँ पे वह हिंदी में भाषण नहीं देना चाहता है, अंग्रेजी में भाषण नहीं देना चाहता है, तो वह सांसद जी से यानी लोकसभा के अध्यक्ष या आपके सभापति से कहेगा कि मैं सर अपनी मातृभाषा में भाषण दूंगा, तो वह दे सकता है। ठीक है ना, हो सकता है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा क्या है? तो लिखिएगा, आगामी 15 वर्षों यानी 1950 से 1965, 15 वर्षों तक अंग्रेजी बोलने की छूट रहेगी। क्या रहेगी? छूट रहेगी। यह बात, 3 बातें मेरे साथियों अनुच्छेद आपका 120 में कहा है। अब 210, आपके 210 में क्या करना है? जहाँ पे आपका संसद है ना, वहाँ पे राज्य विधानमंडल कर लीजिएगा, और जहाँ पे आपके सांसद है, यह शब्द है, यहाँ पे विधायक कर लीजिएगा। बस वही लिख लीजिएगा, सब सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आपका 343 की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अनुच्छेद, या एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए। कहेंगे सर जी क्या क्या बता दिए, हमें समझ में नहीं आया, तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 210। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है राज्य विधानमंडल की भाषा। क्या है? राज्य विधानमंडल की भाषा। ऊपर क्या था? तो ऊपर 120 में था आपका संसद की भाषा, और यहाँ पे क्या है? राज्य विधानमंडल की भाषा। अब ये 3 पॉइंट को लिख लीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सांसद है, जहाँ पे ये क्या है? संसद है, वहाँ पे राज्य विधानमंडल कर लीजिएगा, और जहाँ पे सांसद है वहाँ पे विधायक कर लीजिएगा। बस काम खत्म। अब आते हैं 343 में। इसमें क्या है मेरे साथियों? तो यही तो मेन है, यही तो है आपका क्या है? मजनू। यही है आपका मजनू, यहीं से प्रश्न आता है और इसको याद करना है। कोई अनुच्छेद याद हो या ना हो, लेकिन यह आपका याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह पेपर की दृष्टि से। अनुच्छेद 343 मेरे साथियों, एकदम कान का पर्दा खोल के दोनों तरफ से सुनिए, यह बहुत आपका इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? तो इसमें भी 3 पॉइंट है। क्या है 3 पॉइंट? तो पहला कहता है कि भारत का राजभाषा हिंदी होगा। एक तो पहला यह पॉइंट कहता है, और लिपि कहता है आपका देवनागरी होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कहता है इसमें कि जो अंकों का स्वरूप होगा यह अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। अब यह क्या है? यह क्या नया चीज़ बता रहे हैं तो मैं बताऊंगा, पहले लिख लूँ। ठीक है, लिखने दीजिए। आइए लिखते हैं। लिखिएगा, भारत का राजभाषा, भारत का राजभाषा हिंदी। क्या है? हिंदी। हिंदी लिपि देवनागरी
ठीक है, देवनागरी। जबकि जबकि अंकों का स्वरूप जबकि अंकों का स्वरूप स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। मानक वाला होगा। ध्यान दीजिएगा। यानी आप तो समझ गए होंगे कि सर जी हम तो यह समझ रहे हैं कि भारत का राजभाषा हिंदी है, ठीक है, और यह भी हम समझ रहे हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय लिपि है वह है क्या, देवनागरी। जबकि अंकों का स्वरूप ये अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला होगा। ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो मेरे साथियों कुछ नहीं होता है। होता यह है कि जब आप एक हिंदी वाला होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला अंक होता है। जैसे एक ऐसे होता है, एक ऐसे, 2, 3, 4, ठीक है, 5। यह जो है मेरे साथियों यह हिंदी वाला है, ठीक है, यह हम भी नहीं लिख पाएंगे। 6, यदि पापा आप पुराने ज़माने में पढ़े होंगे तो यह लिख लेंगे। हम लोग करने वाले क्या हैं, ऐसे लिखने वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी मान्यता दी गई है, यानी 343 के तहत यह सही माना गया है, लेकिन यह इसको मान्यता नहीं दिया गया है। ठीक है, अब समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 344 के तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिएगा 344। मेरे साथियों यह भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, यह भी इम्पॉर्टेंट है। क्या इसमें है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति, राजभाषा समिति, समिति के गठन का प्रावधान, के गठन का प्रावधान किसमें है, तो आपका 344 में है। ठीक है मेरे साथियों, अभी तक मतलब आज तक केवल एक बार राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 7 जून 1955 को हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे वह थे बाल गंगाधर खेर। कौन थे, बाल गंगाधर खेर। कई बार पूछा गया है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे, बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है मेरे साथियों, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 थी और 30 में से 20 जो थे लोकसभा से थे और 10 जो सदस्य थे वह राज्यसभा से थे। ठीक है ना, इतना लिख लेंगे, आपके पेपर के लिए इनफ हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा अभी तक केवल एक बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा राजभाषा आयोग, एक छोटा सा हेडिंग, राजभाषा आयोग। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ है वह लिख लीजिए। तो गठन 7 जून 1955। और अध्यक्ष कौन थे, तो लिख लीजिएगा बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर। और इन्हीं को कहते हैं BG खेर। क्या बोलते हैं, BG खेर। और जब ये बने थे तो बम्बई के यह सीएम थे। कहाँ के सीएम, बम्बई के तत्कालीन सीएम, बम्बई के सीएम थे, तत्कालीन सीएम थे। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। और इस जो आयोग का गठन किया गया था इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो लिख लीजिएगा कुल सदस्य 30 थे। ठीक है, कितने थे, 30। ठीक है, और इसमें से 20 लोकसभा से और आपके 10 राज्यसभा से थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इतना। अब चलते हैं मेरे साथियों आपका 345 की तरफ। तो हेडिंग बना लीजिएगा 345।
इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें भाषा के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। लिखिएगा, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, ठीक है। इंक थोड़ा सा कम हो गया है, रुक जाइएगा, दूसरा मार्कर लेने। लिखिएगा आप, भाषा के आधार पर राज्य और केंद्र शासित, क्या लिखेंगे, राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण। मेरे साथियों, इस अनुच्छेद के तहत पूरे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। पहला, क श्रेणी का राज्य, इसमें वैसे राज्य रखे गए, या यहाँ पे लिख लीजिएगा क श्रेणी के राज्य या यूटी, ठीक है ना। इसमें ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रखे गए जिनका राजभाषा हिंदी था और पत्र व्यवहार हिंदी में करते हैं। और मेरे साथियों, इसमें आपके कुल 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रखे गए, यानी क में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 9 हैं। आइए जान लेते हैं। तो पहले लिख लीजिएगा, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी है। एक तो यह पॉइंट। और दूसरा लिख लीजिएगा, पत्र व्यवहार, ठीक है ना, व्यवहार गलत हो गया, लिख लीजिएगा, पत्र व्यवहार हिंदी में होता है। किस में होता है? हिंदी में होता है, ठीक है, यह बात है। अब लिख लीजिएगा कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, आराम से याद हो जाएगा। जैसे यूपी, तो पहला हो गया यूपी से कट के कौन सा राज्य बना है तो उत्तराखंड, लिख लीजिएगा उत्तराखंड। दूसरा हो गया उत्तराखंड, ठीक है। अब लिखिए बिहार से कटकर कौन सा राज्य बना है तो झारखंड बना है। कितने राज्य हो गए? 4 हो गए। अब 5 को और देखना है। अब बताइए, एमपी से कटकर कौन सा राज्य बना है तो एमपी से कटकर छत्तीसगढ़ बना है, तो छत्तीसगढ़ लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए, 3 ऐसे आपके राज्य हैं जो किसी कटे छटे नहीं हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा, राजस्थान और आपका हरियाणा। या मेरे साथियों 8 राज्य इसमें शामिल किया गया है, जबकि एक यूटी को शामिल किया गया है जिसका नाम है दिल्ली। तो भारत जो आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, यहाँ का भी राजभाषा क्या है? आपकी हिंदी है, ठीक है। तो इनको किस श्रेणी में रखा गया है तो इनको क श्रेणी में रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ख श्रेणी वाले लिखिए, ख श्रेणी वाले राज्य या यूटी लिखेगा। इसमें है मेरे साथियों आपका पंजाब, क्या है? पंजाब है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तीसरा लिखिएगा आप गुजरात, और चौथा लिखिएगा आप मेरे साथियों महाराष्ट्र। और इसमें उन राज्यों को शामिल किया गया है, मेरे साथियों जिसने हिंदी को सह राज्य का दर्जा दिया है। तो लिखिएगा इसमें हिंदी को सह राज्य का दर्जा देने वाले राज्य को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। अब इससे नीचे लिखूंगा तो आपको शायद दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिएगा ग श्रेणी, इसके बाद
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो लिख लीजिएगा बस गौ श्रेणी और लिख लीजिएगा गौ श्रेणी में मेरे साथियों जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उनको शामिल किया गया है। और लिख लीजिएगा गौ श्रेणी वाले अपने पत्र व्यवहार अंग्रेजी भाषा में करेंगे। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और इनका उदाहरण हो जाएगा कौन सा राज्य? तो इनको छोड़कर यानी शेष स्टेट एंड यूटी, जितने भी शेष आपके स्टेट हैं यानी राज्य हैं और क्या है यूटी हैं, सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? आपके गौ श्रेणी के उदाहरण हो जाएंगे। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 46 की तरफ, आपका 346 की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों अनुच्छेद 346 में प्रावधान किया गया है कि संघ और किसी राज्य के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा, इसका प्रावधान 346 में किया गया है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा एक प्यारा सा 346 और लिखिएगा इसमें क्या कहा गया है, लिखिएगा संघ और किसी राज्य के मध्य, संघ और किसी राज्य के मध्य या दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा, किस भाषा में होगा, इसका उपबंध है, इसका प्रावधान है, प्रावधान या उपबंध है, उपबंध है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, यह आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, याद मत करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 347 की तरफ। इसमें क्या है तो मेरे साथियों इसमें कहता है कि किसी राज्य की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करती है, यदि सरकार उस भाषा को मान्यता प्रदान करना चाहती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता प्रदान कर सकता है, ठीक है। आइए लिख लेते हैं, यह भी आपको याद नहीं करने का है, बस लिख लीजिए, ठीक है। लिखिएगा किसी राज्य की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करती हैं उस भाषा को या करती हैं, उससे लिख लीजिएगा उस भाषा को सरकार मान्यता प्रदान करना चाहती है, चाहती है तो राष्ट्रपति मान्यता प्रदान कर सकता है, राष्ट्रपति मान्यता प्रदान कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि यदि किसी राज्य की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा का क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं, यदि सरकार चाहती है, यदि क्या है सरकार चाहती है कि वह भाषा को मान्यता मिल जाए तो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता प्रदान कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 348 की तरफ।
और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 348 आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, इसमें है क्या मेरे साथियों, तो इसमें कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही, हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही, विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश सभी के सभी अंग्रेजी भाषा में होंगे। किस भाषा में होंगे? अंग्रेजी भाषा में जारी होंगे। और दूसरा भाषा कहता है हिंदी में होगा, लेकिन पहले सबका सब अंग्रेजी भाषा में होता है। यानी आप यदि वकील बनना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अंग्रेज़ी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, क्योंकि जितने भी लॉ के बुक आते हैं ना, सब अंग्रेजी में होते हैं, हिंदी में कोई नहीं होता है। हिंदी में होंगे तो बहुत त्रुटियाँ उसमें रहती है। तो जब भी वकील को देखेंगे तो अंग्रेजी वाला पुस्तक ही ले आता है, या जो भी वकील जो आपका महत्वपूर्ण वकील है उसको अंग्रेजी ज़बरदस्त आता है, नहीं तो फिर अछूता रह जाएगा वह कानूनों से। हिंदी में आप पढ़ते हैं लेकिन शब्द बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, यह इम्पॉर्टेंट है, लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही, विधेयक, अध्यादेश, अधिनियम, अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में जारी होगा। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं 349 की तरफ। इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें कहता है भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है। लिख लीजिएगा, बट याद मत करिएगा, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता है, कभी ना पूछा भी नहीं है। लिखिएगा, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन याद मत करिएगा। अब देखिए 350 में अब चलते हैं। इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें कहता है कि शिकायत संबंधी सूचना किसी भी भाषा में अधिकारी को प्राप्त या प्रदान कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए केरल में हैं और आपको हिंदी आता है और केरल की भाषा नहीं जानते हैं, तो आप आप अपनी जो पत्र व्यवहार है या शिकायत है वह हिंदी में लिख के दे सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, शिकायत संबंधी सूचना किसी भी भाषा में अधिकारी को दिया जा सकता है। ध्यान में रखना है मेरे साथियों। इसमें भी आपका अनुच्छेद 350 का है, और इसमें है क्या तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 350 का इम्पॉर्टेंट है, कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। यानी जो आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो 1 से 5 और 6 से 8 तक बनेंगे। ठीक है, तो 1 से जो 5 का आपका शिक्षा होता है मेरे साथियों, उसको बोलते हैं आपका प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, और वह जो शिक्षा दी जाती है वह मातृभाषा में दी जाती है। यानी जो मदर की भाषा होती है, जो लोकल आपका लैंग्वेज होता है, उसमें आपका शिक्षा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रावधान किस में है? 350 क में है। कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, किस भाषा में? मातृभाषा में दिया जाएगा।
मातृभाषा में दिया जाएगा। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आइए, एक और है इसमें 350 ख। इसमें क्या है तो कहता है मेरे साथियों, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। देखिए, अल्पसंख्यक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भाषा के आधार पर और दूसरे होते हैं धार्मिक के आधार पर। जब हम लोग आपका 30 अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैं बताया था कि दो प्रकार के आपके अल्पसंख्यक होते हैं, एक तो होते हैं आपके धर्म के आधार पे और दूसरे होते हैं आपके भाषा के आधार पे। तो यहाँ पे मेरे साथियों भाषा के आधार पे जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो लिख लीजिएगा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष प्रावधान किया गया है। ध्यान में रखना है आपको। अब लास्ट एक अनुच्छेद पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा। या 351 कुछ है नहीं मेरे साथियों, इसमें कहता है हिंदी भाषा का विकास करना, यही है। लिख लीजिएगा, हिंदी भाषा का विकास से संबंधित प्रावधान है। किसमें है? 351 में है। तो मेरे साथियों, इस वीडियो में आपका जो भाग 17 में क्या है, राजभाषा से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी तथ्य थे, सभी एक एक करके एकदम विस्तृत पढ़ चुके हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरे साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे साथियों। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।